500 साल पुराना है। सो यहाँ पे हम लोगों ने महाराष्ट्रन थाली मंगाई है। तो नमस्ते, गुड इवनिंग और स्वागत है आप सभी का इस नए ब्लॉग में। तो लास्ट टाइम की तरह ये ब्लॉग भी वीकेंड्स पे शूट हो रहा है, जस्ट कॉर्पोरेट थिंग्स तो आज के ब्लॉग का मोटिव ये है, हम 500 साल पुराने एक मंदिर को विज़िट करने वाले हैं जो ईस्वी सन 1600 में 16th सेंचुरी में बना था। ये कोई हिडन जेम नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, उसे विज़िट करते हैं। तो हम भी इन विजिटर में से एक है और लास्ट टाइम की तरह मैं पूरा आपको आइटिनरी और उसके साथ साथ जो भी खर्चा होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे बेस्ट वे पॉसिबल में आप उधर की सारे मोस्ट ऑफ चीज़ें कवर कर पाओ, ये सब बताने का मेरा मोटिव होगा। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। तो अभी के टाइम पे हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। हमारी गाड़ी लोकमान्य टर्मिनल से मडगांव जाने वाली है। ये गाड़ी अभी का टाइम हुआ है रात को 1:15 बजे। इस गाड़ी का अप्रॉक्स टाइमिंग है सुबह 6 बजे। रत्नागिरी करके एक स्टेशन है, कोकण के बीच में आता है वहाँ पे। तो कोकण क्या है, महाराष्ट्र की जो कोस्टल लाइन है उसे कंबाइंडली कोकण बोलते हैं। तो ब्लॉग का टाइटल और यहाँ तक वीडियो देख के समझ आ ही गया होगा कि वी आर विजिटिंग गणपति मंदिर ऑफ गणपतिपुरे। तो बने रहिए हमारे साथ इस धार्मिक यात्रा में। Just look at this. The Konkan Railway is all about the mountains एंड देयर नेचुरल वाटरफॉल्स। टाइम ट्रेन क्रॉसिंग के लिए रुकी है। रात में भी एक जगह पे ट्रेन रुकी थी, बट जो इंडियन रेलवे की स्पेशलिटी है रात में कवर कर लेंगे, उस सुपर पावर का यूज़ करते करते मोटरमैन ने बहुत अच्छे खासे स्पीड में डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया है। अभी कुछ 10 मिनट दूर है हम डेस्टिनेशन से और उसी टाइम पे क्रॉसिंग के लिए ट्रेन रुकी हुई है। के सारे माउंटेन्स, नेचुरल वाटरफॉल्स और ये जंगल देखने के बाद एक चीज़ तो मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि अगर आप मानसून में ट्रैवल करना चाहते हो तो केरला और नॉर्थ ईस्ट के साथ और एक चीज़ आपके बकेट लिस्ट में ऐड होनी चाहिए, वो है एक कोकण के लिए एक रेलवे ट्रिप। ये ट्रिप हमारे बकेट लिस्ट का भी पिछले 2-3 सालों से पार्ट थी और फाइनली ये ट्रिप वर्कआउट हो रही है। कोकण टूरिज्म के हिसाब से जितना इम्पोर्टेंट है उतनी ही रिच और वैभवशाली इसकी हिस्ट्री भी है। भगवान परशुराम की कृपा से बनी हुई इस धरती का इतिहास कुछ ऐसा है कि जब भगवान परशुराम ने अपना सारा जीता हुआ राज कश्यप ऋषि को दान कर दिया, तब उसने तपस्या के लिए कुछ जगह की ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने जगह के लिए समंदर से मांग की और समुद्र को 400 योजन पीछे हटने का आदेश दिया। तो 400 योजन पीछे हटने के बाद जो जगह बनी उसे ही कोकण कहा जाता है। टाइम हम हमारी डेस्टिनेशन रत्नागिरी पहुंच गए हैं। यहाँ से आगे बस या फिर रिक्शा, जो भी ऑप्शन होगा उस हिसाब से हम गणपतिपुरे जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद एक रूम बुक करके पहले नहाना है, चेंज करना है, उसके बाद मंदिर का दर्शन होगा। अभी के टाइम हम रत्नागिरी रेलवे स्टेशन से रिक्शा करके रत्नागिरी के बस स्टॉप आए हैं और यहाँ से हमें बहुत सारी बसेस है जो मिल जाएंगी जो गणपतिपुरे जाती होगी। अगर आप लोग डायरेक्ट जाना चाहते हो तो 700 रुपया पर रिक्शा इसका रेंट है यहाँ पर रिक्शा का, जो आपको डायरेक्टली गणपतिपुरे आकर छोड़ देगा। बट अभी के टाइम पे ये एक लो बजट ट्रिप होने के कारण मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे कम से कम खर्चे में हम लोग गणपतिपुरे का बीच देख सकते हैं। दिस बस इज़ द ओल्डेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द कोकण। जैसे मैंने पहले बोला कि आज से करीब 40 साल पहले तक कोकण रेलवे हुआ नहीं करती थी, तो उससे पहले सब लोग ST से ही घूमा करते थे। स्टेट ट्रैवल की जो बसेस थी उससे ही। मैं भी जब बचपन में था यहाँ आता था तो इसी बसेस से आया करता था। सो इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक टू मी। तो राइट नाउ वी आर इन रत्नागिरी सिटी और ये शहर ट्रैवल, ट्रेड और टूरिज़्म के हिसाब से कोकण का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। बात करें रत्नागिरी के इतिहास की तो इसके पीछे 2 प्रमुख कथाएं हैं, एक स्पिरिचुअल और एक जियोग्राफिकल। मैं दोनों बताने की कोशिश करूंगा। स्पिरिचुअल कथा के अनुसार रत्नासुर नाम के एक असुर के संहार के लिए देवी भगवती ने यहाँ पे अवतार लिया और यहाँ के एक पहाड़ पे उसका अंत किया। रत्नासुर को जिस पहाड़ी पे मारा गया उसी पहाड़ी का नाम रत्नागिरी पड़ा और उसके ऊपर से इस इलाके का नाम रत्नागिरी हुआ। बात करें जियोग्राफिकल रीजन की तो उसका उत्तर भी उस रत्नागिरी पहाड़ में ही है। पहाड़ एक बाजू से जंगल और दूसरे बाजू से समंदर से घिरा हुआ है
सो टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रीनरी और सनसेट ऐसे दो अमूल्य रत्न हमें एक ही जगह पे देखने मिलते हैं। शायद यही रीज़न था कि अंग्रेज़ों ने इसका नाम ज्वेल फोर्ट यानी रत्नों का किला रखा था। बारिश शुरू हो गई है और दिस इज़ द ओनली रीज़न मैंने कहा था कि एक मानसून में एक कोकन की ट्रिप तो होनी ही चाहिए। यहाँ की ये नैसर्गिक सुंदरता, उसके साथ जब बारिश गिरती है तो हरियाली का जो आनंद मिलता है दिल को सुकून दिला जाता है। सो इस 1.5 घंटे के शरीर को और कमर को हिला देने के ट्रैवल के बाद अभी हम फाइनली मंदिर के यहाँ पहुँच गए हैं। बट मंदिर के यहाँ पहुँचने से पहले नहाने के लिए हमने यहाँ पे एक रूम रेंट पे लिया है। ये रूम वास्तविक में यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ऐसे गेस्ट हाउस बना के रखा है। टाइम पे हमने ये रूम रेंट ली किया है। यहाँ पे हमें सिर्फ नहाना है और उसके बाद यहीं से 10 मिनट दूर गणपति का मंदिर है जहाँ पे हम दर्शन करने जाएंगे। लगता है जब हम मुंबई की उस दूषित हवा से कहीं बाहर ऐसे नेचुरल फ्रेश हवा में आते हैं। अभी के टाइम पे हमारा तो नहाना बिना सब हो गया है, बाकी लोग नहा रहे हैं। तब तक हम यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो एक्सप्लोर करेंगे। मंदिर यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे मंदिर है। आज के दिन ज़्यादा गर्दी है नहीं, ऐसे यहाँ के लोकल से हमें पता चला है। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी के टाइम पे हम कोकम के कुछ पेड़ों के बारे में देखेंगे। हम जो कोकम शरबत पीते हैं वो कोकम शरबत का कोकम का पेड़ ये है, नज़दीक आना। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो ये जो छोटे छोटे लाल लाल आपको जो फल दिख रहे हैं वो सारे कोकम के फल हैं। इन्हीं को सुखाने के बाद उसमें से कोकम निकलता है और फिर उनको ही कोकम शरबत उनसे ही बनता है। अगर आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको आम का हापुस आम का पेड़ दिखेगा। उससे के थोड़े आगे अगर आप आओगे जैक फ्रूट, कटहल जो बोलते हैं, उसका पेड़ ऐसा होता है। बहुत सारे पेड़ों पे नीचे भी कटहल लगता है, पर इस पेड़ पे बहुत ऊपर से कटहल लगना शुरू हुआ है। उसके आगे नारियल के पेड़ है। अगर आप चारों तरफ देखोगे तो यहाँ पे सब जगह पे नारियल, कटहल, आम यही पेड़ दिखेंगे, क्योंकि यहाँ की जो इन्वायरमेंट है इनमें ये सारे फल ही ज़्यादा कराते हैं। फायदे का टाइम पे हम लोग नहा धो के कपड़े चेंज करके मंदिर के यहाँ जा रहे हैं। मंदिर यहाँ से 10 मिनट दूर है, ऐसा हमें वो लॉज वाले ने बताया था। अभी देखते हैं। मंदिर में आरती का समय दोपहर 12 का है। अभी का टाइम सुबह के 10:15 बजे है, तो इस बार हमें आरती नहीं मिल सकती, लेकिन 1 घंटा लाइन में रुकना पड़ेगा। अगर हम लकी हुए तो हमें आरती भी मिल सकती है भगवान की। अभी देखते हैं। जैसे हमने बोला था, करीब एग्जैक्टली 10 मिनट चलने के बाद अभी हमारे सामने मंदिर का मेन प्रवेश द्वार आ गया है। ये देखिए, तो आते ही यहाँ पे गणपतिपुळे का वो समुद्र दिख जाता है। यहाँ से हमने एंट्री ली थी। यहाँ पे एंट्रेंस है, यहीं पे पूरा समंदर है और समुद्र के किनारे ही आगे चलते हुए ये मंदिर है। मंदिर आप देख सकते हो यहाँ पे। तो बात करें इस मंदिर के इतिहास की, तो मुद्गल पुराण में अष्टदिशा कहा गया है। अष्टदिशा मतलब 8 द्वार। उसमें से ये मंदिर जो है गणपतिपुळे का, ये पश्चिम द्वार की देवता के रूप में उसे बताया गया है। 8 दिशाओं को 8 द्वार है भारत के, उसमें से पश्चिम द्वार की देवता के रूप में गणपतिपुळे के मंदिर को बताया गया है। इसकी कहानी ऐसी है कि रत्नागिरी में यहाँ पे जो ये मंदिर स्थित है, यहाँ केवड़े का वन था। यहाँ पर बाड़म भट्ट भिड़े नाम के एक गृहस्थ थे, जिनके ऊपर बहुत बड़ी संकट आ गया। तो उस संकट के निवारण के लिए उन्होंने गणपति की तपस्या चालू की। तपस्या ऐसी कि उन्होंने खाना पानी छोड़ दिया और गणपति के पूरे श्रद्धा भाव से उनकी प्रार्थना में जुड़ गए। तो गणपति ने प्रसन्न होकर उन्हें दृष्टांत दिया और बताया कि इधर केवड़े के वन में मेरा वास है, वहाँ पे आके मुझे तू छुड़ा। उनके पास एक गाय हुआ करती थी जो दूध नहीं दे रही थी। तो उनके जो ग्वाले थे, उनके जो रखवाले थे, तो उन्होंने उस पर ध्यान रखना शुरू किया। फिर पता चला कि वो जो गाय है वो इस केवड़े के वन में आके एक विशिष्ट जगह पे दूध देती है। जब ये बात बाड़म भट्ट भिड़े को पता चली तो उन्होंने वहाँ पे साफ सफाई की। वहाँ पे उन्हें यही गणपति की मूर्ति मिली। यही गणपति की मूर्ति उन्हें दृष्टांत में दिखी थी। तो उनको समझ गया कि ये गणपति की ही इच्छा है कि उन्हें यहाँ पे पूजा जाए। ये सब यहाँ जो कथा है ये 16वीं सदी की है, 16th सेंचुरी की। तो ये मंदिर आज से 500 साल पुराना है। पेशवा के कालों में इसे वापस से रिबिल्ड किया गया, इसका जीर्णोद्धार किया गया। बट ये
मंदिर की जो आख्यायिका है ये मुद्गल पुराण से ली गई है और 500 सालों से भी ज़्यादा का इतिहास है इस मंदिर को। सारी सामग्री ले ली है। भगवान की कृपा है कि कोई आज ज़्यादा गर्दी है नहीं। मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड ना होने के कारण हम मंदिर के अंदर का कुछ शूट नहीं कर पाएंगे। अभी हमारा दर्शन पूरा हुआ है, ज़्यादा गर्दी थी नहीं, उसके वजह से दर्शन बहुत अच्छी तरह से हुआ। जैसे जैसे दोपहर होती जाती है वैसे गर्दी बढ़ती है। हम लोग ज़रा सुबह गए थे, उसकी वजह से हमें दर्शन बहुत अच्छी तरह से करने मिला, मंदिर के अंदर बैठने भी मिला। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो सुबह जल्दी आना, क्योंकि सुबह गर्दी ज़रा कम होती है कंपेरेटिव टू दोपहर को। पूरा हुआ है और अभी हम यहाँ पे होटल में लंच करने आए हैं। आप हमेशा ट्राई कीजिए कि आप जिस जगह पे खाना खाने, मतलब जहाँ पे भी दर्शन करने या फिर जहाँ पे भी घूमने जाएं, वहाँ की जो स्पेशलिटी है, वहाँ का जो फूड है, वही खाने का ट्राई करें। सो राइट नाउ वी आर इन महाराष्ट्र। सो यहाँ पे हम लोगों ने महाराष्ट्रन थाली मंगाई है सब लोगों ने। सो लेट्स डिग इन। गणपतिपुळे के गणपति के दर्शन और खाना पानी होने के बाद यहाँ पे आरे वारे नाम का एक ट्विन बीच है। हम उस बीच पे आए हैं अभी मज़ा करने। गर्मी वैसे भी बहुत हो रही है और ऐसे समर में अगर कोकण में आके अगर आप लोगों ने बीच का आनंद नहीं लिया तो क्या कोकण जिया आपने। तो चलिए, सामने ही बीच दिख रहा है। सो लुक एट दिस बीच। कोकण के सबसे सुंदर बीचेस में से ये एक है। ये आरे और वारे नाम का ट्विन बीच है। इस साइड पे आरे बीच है और वो साइड पे वारे। यहाँ पे वो दोनों आके एक साथ मिलते हैं। वक्त हमने बीच पे फ़ोटो के निकाल ली है। अभी कपड़े चेंज करके अभी हम बीच पे मस्त बेकी पानी में एंजॉय करने वाले हैं। तो कम विद अस। अभी आरे वारे के समंदर में तैर के आ चुके हैं। तैरते का वीडियो नहीं बना सके क्योंकि वहाँ पे समंदर में रिस्की था। तैरने के बाद बाहर ही यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो यहीं पे सब जगह आपको नहाने का पानी की मतलब जो व्यवस्था है वो मिल जाती है। यही जो स्टॉल पानी का जो नहाने का पानी ऑफर करते हैं, वहीं पे हल्के फुल्के स्नैक्स मिलते हैं, वड़ा पाव, आंबोली, डोसा, इस काइंड ऑफ। तो अभी हम यही कुछ खाने वाले हैं क्योंकि समंदर में हम लगभग 2 घंटे से ज़्यादा तैर रहे थे। बहुत ज़ोर की भूख लगी है। देखते हैं अभी क्या है यहाँ पे खाने लायक। तो फाइनली यहाँ पे हम लोगों ने आंबोली खाई है, मतलब डोसा का आइटम होता है वो, डोसा ऐसा ही। एक वड़ा पाव खाया। अभी हमारा स्नैक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ के लोकल से पूछने के बाद ये पता चला कि यहाँ जो आरे बीच का जो बस स्टॉप है, ये यहाँ से 5 मिनट दूर आरे गाँव करके है। यहाँ वहाँ पे गुजर तो एक स्टॉप है। तो अभी हम वहीं पे 10-15 मिनट चल के जा रहे हैं। वहाँ से हमें बस या फिर जो भी रिक्शा है वो वहाँ से मिल जाएगी और वहाँ से हम फिर रत्नागिरी स्टेशन जाएंगे और रत्नागिरी स्टेशन से फिर ट्रेन पकड़ के मुंबई वापस। ऑलमोस्ट पूरा जो ट्रैवल था पूरा अभी के टाइम पे हम थके हुए हैं क्योंकि समंदर के पानी में खेल चुके हैं पूरा गणपतिपुळे पूरे ट्रैवल की वजह से। बट बहुत मज़ा आया ये ट्रैवल एक इसमें। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि जब भी बारिश हो, एक बॉयज़ के साथ एक कोकण ट्रिप तो होनी ही चाहिए। अभी के टाइम पे भी हम लोग चल रहे हैं, हमारे आजू बाजू में पूरा जंगल है। यू कैन सी द ग्रीनरी। दोनों साइड जंगल है और बीच में रास्ते हैं। यहाँ पे ये जंगल बाजू में छोड़ दिया है तो यहाँ पे आरे वारे का बीच है और यहाँ पे रास्ते के लेफ्ट साइड में यहाँ पे नदी बहती है। अभी ये कैमरा से दिख नहीं रही होगी आपको, लेकिन वहीं पे अंदर नदी बहती है। ये जो इन्वायरमेंट है वो देख के बहुत ही ज़्यादा मन को रिलैक्स फील होता है, या कि हवा बहुत शुद्ध है एज़ कम्पेयर टू मुंबई। सो फीलिंग वेरी फ्रेश। बस स्टॉप नज़दीक आ चुका है। हम वहाँ पे जाके बस का वेट करेंगे और फिर बस या फिर रिक्शा जो भी हमें जल्दी मिल जाए उससे पकड़ के रत्नागिरी स्टेशन। बहुत थके होने के कारण बस या फिर रिक्शा के लिए वेट ना करते हुए हम लोगों ने एक कैब बुक की और हम डायरेक्टली अभी रत्नागिरी स्टेशन जाने वाले हैं। तो आरे के बस डिपो से हम लोगों ने एक कैब की थी जिससे हम रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पहुँचे। अभी हमारी गाड़ी आ रही है तो हम रत्नागिरी से फिर आई थिंक ठाणे या फिर मुंबई, दादर, जिधर भी स्टेशन मिले वहाँ पे हम उतर जाएंगे। सो ऑफिशियली ब्लॉग्स यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू आप सब ने एंड तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली बार अगले एक नए ब्लॉग में। तो बाय।